India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महिला से अभद्रता और गाली गलौज के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका रद्द। कहा त्यागी ने हिंसा का रास्ता चुना, फिर पुलिस सुरक्षा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान पहुंचाने में देरी के लिए एयरलाइन जिम्मेदार। कुवैत एयरवेज को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट जज की अपमानजनक टिप्पणियां हटाने का दिया निर्देश। कहा जज की अपमानजनक टिप्पणी अनावश्यक थी। India Legal presents Courts Roundup. नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला से अभद्रता और गाली गलौज के बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उसकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। महिला से अभद्रता करने के मामले में नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हिंसा का रास्ता चुना और उसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे ये दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार उसके प्रतिद्वंदियों से उसके जीवन की सुरक्षा का उपाय करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यहाँ दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। अपील की विशेष अनुमति की याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई थी कि एक हिस्ट्री शीटर और उसके गिरोह के सदस्य त्यागी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। त्यागी द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और इस वजह से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की आशंका है। उन्होंने स्थानीय खुफिया इकाई की सूचनाओं का भी हवाला दिया। पिछले साल 5 अगस्त को महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ था। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां 72 दिन गुजारने के बाद पिछले साल अक्टूबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस पर अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंट द्वारा किए गए वादे के अनुसार समय सारिणी से बंधी हुई है, यानी कि एयरलाइन खेप पहुंचाने में देरी के लिए पीड़ित को हर्जाना देने के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस की जिम्मेदारियों पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि खेप की डिलीवरी में देरी पर एयरलाइन जिम्मेदार है, एयरलाइन मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राधिकरण भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अपने एजेंट द्वारा किए गए वादे से बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता विवाद के संदर्भ में ऐसा कहा, जहां कुवैत एयरवेज ने अपने एजेंट डग्गा एयर एजेंट्स के माध्यम से कुछ सामानों की डिलीवरी के लिए 7 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। न्यायालय ने माना कि एयरलाइंस खेप पहुंचाने में देरी के लिए शिकायतकर्ता को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ये माना गया कि शिकायतकर्ता की खेप पहुंचाने में देरी हुई और वो समय पर सामान पहुंचाने के लिए विफल होने वाली एयरलाइन से मुआवजे के हकदार हैं।
शिकायतकर्ता हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यातक है। 1996 में कुवैत एयरवेज 7 दिनों के भीतर डग्गा एयर एजेंटों के माध्यम से माल भेजने पर सहमत हुआ। हालांकि डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार खेप गंतव्य तक नहीं पहुंची। खेप 1.5 महीने बाद पहुंचाई गई, जबकि तय समय 7 दिन है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि खेप पहुंचाने में देरी के लिए खेप प्राप्तकर्ता हर्जाना मांगने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने हवाई माल ढुलाई शुल्क का भुगतान किया, जो समुद्री माल ढुलाई शुल्क से 10 गुना अधिक है। ये भुगतान केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि माल 1 सप्ताह के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, क्योंकि समुद्री माल की डिलीवरी में 25 से 30 दिन लगेंगे। अदालत ने कहा कि खेप की डिलीवरी में देरी से अपीलकर्ता को नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई एयरवेज को करनी होगी। एनसीडीआरसी ने 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। भले ही ये स्वीकार किया गया कि उन्हें हुआ नुकसान इससे अधिक हुआ है। एनसीडीआरसी ने माना कि शिकायतकर्ता केवल 20 लाख रुपए का हकदार है। भले ही एनसीडीआरसी ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन ये माना गया कि शिकायतकर्ता ने केवल 20 लाख की मांग की और इसीलिए वो इससे अधिक का हकदार नहीं है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसे 20 लाख रुपए तक सीमित किए बिना पूरी राशि का दावा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कोई भी पक्ष उस राहत की मांग करने का हकदार नहीं है जिसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर यूपी के थप्पड़ कांड में पीड़ित छात्र को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद सरकार की तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं दी गई और जिस पर अदालत ने नाराजगी और निराशा जाहिर की है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस मुस्लिम छात्र को परामर्श प्रदान या काउंसलिंग करने में विफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। घटना में अपने शिक्षक के निर्देश पर सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारते देखा गया था। न्यायमूर्ति एएस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने अफसोस जताया कि जब तक अदालत आदेश पारित नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करेगी। न्यायालय ने 25 सितंबर के अपने पिछले आदेश के अनुपालन में देरी पर निराशा व्यक्त की और ये भी सवाल किया कि क्या इतनी देरी के बाद छात्र को परामर्श देने का कोई उद्देश्य पूरा होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब तक हम आदेश पारित नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। आपको स्टैंड लेना होगा कि आप कुछ करेंगे या केवल फेस सेविंग चाहेंगे। हमने 25 सितंबर को आदेश पारित किया। अगर आपके राज्य में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो अब 3 महीने बाद विशेषज्ञ परामर्श का क्या मतलब है। ये देखते हुए कि घटना में शामिल किसी भी बच्चे के लिए कोई काउंसलिंग नहीं की गई थी, कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के काउंसलिंग के तरीके का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें स्कूल टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कहा जाता है कि त्यागी ने एक मुस्लिम छात्र के धर्म का हवाला दिया था और मुस्लिम बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें की थी, जबकि अपने सहपाठियों से उसे बहुत पीटने के लिए कहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और खुब्बापुर गाँव में संबंधित निजी स्कूल को बाद में सील भी कर दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्री के मुद्दे पर एक पीआईएल में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक गैर सरकारी संगठन संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने की वर्तमान प्रक्रिया मुख्य रूप से मृत व्यक्तियों या उन लोगों के नाम हटाने पर केंद्रित है जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है। हालांकि अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्रीज के मुद्दे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उसके अलावा अरोड़ा ने बताया कि इन मुद्दों को संबोधित करने की कवायद चालू वर्ष के जुलाई और अगस्त के बीच पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्थानांतरित हो गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन दोहराव है और जिसके बारे में कुछ नहीं किया गया। ये कार्य जुलाई अगस्त 2023 तक किया जाना था। शुरुआत में सीजीआई ने पूछा, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए, चुनाव आयोग के पास जाइए। हालांकि अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को कई अभ्यावेदन लिखे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरोड़ा ने अदालत का ध्यान उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची जोड़ने के संबंध में जारी प्रारूप की ओर आकर्षित किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश जो वर्तमान में हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश के किसी भी अन्य प्रासंगिक हिस्से में निहित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया माना जाएगा और किसी भी तरीके से याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ता जो वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश हैं, उन्होंने एनआईए मामले में दोषी ठहराए जाने के अपने फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले में की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जब वो एनआईए गुवाहाटी असम में एक विशेष न्यायाधीश थे। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों के बिना हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। 2017 में याचिकाकर्ता ने आईपीसी और यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। 2023 में उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी अनावश्यक थी और इससे बचा जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आग्रह किया कि उच्च न्यायालय की भूमिका उसके अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की उक्त टिप्पणियों अपील पर निर्णय लेने और आक्षेपित निर्णय देने के लिए आवश्यक नहीं थी और इसीलिए इससे बचा जाना चाहिए था। टिप्पणियों ने याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को उसके सहयोगियों, वकीलों और वादियों के सामने गहरी चोट पहुंचाई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीनों आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की ईडी हिरासत में भेजने का फैसला दिया। तीनों आरोपियों की पेशी के बाद ईडी ने हिरासत की मांग करते हुए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। ईडी ने कहा कि बीते 3 महीनों में कई जगह छापेमारी की गई। उस दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसको आरोपियों से कन्फ्रंट करवाना है। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी बेहद महत्वपूर्ण स्टेज पर है। ईडी ने यह भी कहा कि तीनों आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं और इन लोगों ने अमानतुल्लाह के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी और जिसकी कीमत 13 करोड़ 40 लाख रुपए है और इनके द्वारा जो पैसा कैश में इस्तेमाल हुआ वो अमानतुल्लाह खान का है और इनका मिडिलमैन कौसर इमाम सिद्दीकी है जिसकी डायरी में पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। वहीं आरोपियों के वकील ने ईडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि उनको फिलहाल ईडी की हिरासत न दी जाए, ये मामला रेगुलर कोर्ट ही तय करे। आरोपियों की ओर से कहा गया कि 9 करोड़ बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए दिया गया है जबकि 4 करोड़ अभी दिया जाना बाकी है। ईडी ने कहा कि तीनों आरोपी 10 नवंबर को 12 बजे आए थे, उनसे पूछताछ की गई और उसके अगले दिन इनका बयान दर्ज किया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं ईडी जिस डायरी की बात कर रही है उसमें तारीख भी नहीं लिखी है कि कब और किस दिन पैसों का लेन देन हुआ। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बीसीडी के 25 सदस्यों के लंबित चुनाव पर निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका के जवाब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बीसीडी को नोटिस भेजा है। वकील अवनीश कुमार द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि पिछला चुनाव मार्च 2018 में होने और अगला चुनाव इस साल जून में होने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने दोनों परिषदों को अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने पीठ को यह भी बताया कि बीसीडी द्वारा मार्च में बीसीआई को 6 महीने का विस्तार भेजा गया था और जिसे 20 जून को दिया गया था। कुमार ने बीसीआई और कुछ बीसीडी सदस्यों के बीच अवैध मिलीभगत का आरोप लगाया और उन पर गैर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के सत्यापन के बहाने चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया। कुमार ने याचिका में कहा, गैर प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की पहचान और सत्यापन एक अंतहीन प्रक्रिया है और इस तुच्छ कारण से चुनाव में देरी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त कुमार ने 23 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस नियम 2015 के नियम 30 और 32 को निरस्त करने वाली बीसीआई अधिसूचना का विरोध किया। नया नियम अधिकारियों को गैर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान करने या मतदाता सूची तैयार करने में देरी होने पर अपने विस्तारित कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रहने की अनुमति देता है। पीठ ने अब अगली सुनवाई अगले साल 31 जनवरी तय की है।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने लिंग उपयुक्त कानूनी शर्तों पर अपनी हैंडबुक में सेक्स वर्कर शब्द को अधिक संवेदनशील शब्दों से बदलने का फैसला किया है। यौन कर्मी के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों में तस्करी से बची हुई महिला, व्यावसायिक यौन गतिविधियों में लिप्त महिला और व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मजबूर महिला शामिल है। 28 अगस्त को कई तस्करी विरोधी गैर सरकारी संगठनों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई को एक पत्र लिखा था। चंद्रचूड़ से इस शब्द का इस्तेमाल बंद करने का अनुरोध किया गया। गैर कानूनी संगठनों के अनुसार सेक्स वर्कर जैसे सामान्य शब्द का अर्थ ये माना जा सकता है कि व्यावसायिक यौन गतिविधियों में लगी सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल होती हैं। इसने इस वास्तविकता को भी नकार दिया कि अधिकांश महिलाएं बलपूर्वक या धोखाधड़ी के माध्यम से इस व्यापार में प्रवेश करती थीं और कई महिलाएं बेहतर विकल्पों की कमी जैसे नकारात्मक विकल्पों के कारण इसमें बनी रहीं। शीर्ष अदालत के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के डिप्टी रजिस्ट्रार अनुराग भास्कर ने गैर सरकारी संगठनों को पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए लिखा और सूचित किया कि सेक्स वर्कर शब्द बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संगठनों के सुझाव के आधार पर नामकरण शब्द सेक्स वर्कर को बदलकर तस्करी पीड़ित व्यावसायिक यौन गतिविधि में लगी महिला या व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मजबूर महिला कर दिया जाएगा। उप रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि सीजीआई ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही हैंडबुक को अपडेट किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया और क्योंकि कथित अपराध एक स्टाफ रूप में शामिल हुआ था जिसे अदालत ने सार्वजनिक नहीं माना था। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझें कि ST/SC एक्ट के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर किन हालातों में केस दर्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियां दी हैं। आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो कि जरूरी है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आर्टिकल का प्रयोग किया और ग्रांट किया फुल टाइम अपॉइंटमेंट टू ए पार्ट टाइम लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन ए कॉलेज एफिलेटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया टू रिलीज द ग्रांट इन एड फॉर द पेमेंट ऑफ हर सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ हर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर। तो यदि किसी मामले से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.